तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं डीके स्टडी नेटवर्क पर, जहाँ आज अपन लोग बात करने वाले हैं कोशिका जीवन की इकाई के बारे में। तो यह उसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, मतलब हमारे चैप्टर का नाम क्या है आपका, कोशिका जीवन की इकाई। तो पहले देखते हैं आपका कोशिका होता क्या है। तो कोशिका जो होता है, ठीक, कोशिका क्या होता है आपका, एक स्वतंत्र जीवन अस्तित्व के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, कोशिका क्या होती है, तो किसी भी जीवन के लिए, किसी भी जीव के लिए जो जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है, वो क्या होती है आपका, कोशिका होती है। कोशिका को ही क्या कहा जाता है, तो कोशिका को ही जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, इसी के बारे में हम देखेंगे। पूरा चैप्टर कहाँ का किसके बारे में रहेगा, तो पूरा चैप्टर आपका कोशिका के बारे में ही रहेगा। तो कोशिका क्या चीज़ है, तो कोशिका ही क्या है आपका, एक स्वतंत्र जीवन यापन के लिए जो कोशिका ही क्या होती है आपका, एक आधारभूत क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिका के बारे में दो तीन बातें जान लेते हैं। तो कोशिका क्या है, तो कोशिका एक स्वतंत्र स्वतंत्र जीवन अस्तित्व के लिए कोशिका ही क्या होती है आपका, मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है, तो कोशिका ही क्या है आपका, एक स्वतंत्र जीवन अस्तित्व के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की सबसे छोटी इकाई को ही क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। ठीक, जीव की सबसे छोटी इकाई ही क्या कहलाती है आपकी, कोशिका कहलाती है। जीव की सबसे छोटी इकाई है क्या कहलाती है आपका, तो वही क्या चीज़ कहलाती है आपका, कोशिका कहलाती है। तो कोशिका के इतिहास के बारे में देखें तो सबसे पहले बात आता है आपका रॉबर्ट हुक के बारे में आता है। ठीक, सबसे पहले क्या था, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सर्वप्रथम कोशिका को देखा। सर्वप्रथम कोशिका को देखने का सौभाग्य मिला रॉबर्ट हुक को। यह कहाँ देखा इसे, तो पादप कोशिका में देखा। कहाँ पर, तो कॉर्क में। ठीक, कॉर्क में देखा, जो कि कैसे थी आपका, मृत था। कैसा को देखा, जो रॉबर्ट हुक ने देखा, उन्होंने क्या देखा, कॉर्क की मृत कोशिकाओं को देखा। ठीक, कॉर्क की क्या देखी, मृत कोशिकाओं को देखा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका को देखने का सौभाग्य मिला। इन्होंने पादप कॉर्क कोशिकाओं में देखा, जो कि कैसी थी, मृत कोशिका थी। जो कैसी थी आपकी, मृत कोशिका थी। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, मृत कोशिका थी। दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था आपका एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखने का सौभाग्य मिला। इन्हें क्या मिला, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखने का सौभाग्य मिला। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम इन्होंने ही देखा। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा, तो आपका है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, याद रखिए। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कहाँ पर देखा, तो यह था आपका जीवाणु और प्रोटोजोआ कोशिकाओं में देखा, जो कि गतिशील थे। ठीक, देखना कैसे संभव हो पाया, तो सूक्ष्मदर्शी। उस समय क्या हुआ था, सूक्ष्मदर्शी का विकसित होने लगा था। तभी जाकर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया, तब उन्होंने कुछ गतिशील कोशिकाओं को देखा। ठीक, तो तभी से क्या, तभी क्या किया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं को देखा। तीसरे वैज्ञानिक का नाम है आपका रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था आपका, केंद्रक की खोज की थी। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक की खोज का श्रेय मिलता है। चौथे आते हैं आपका कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। एक था आपका मैथियस स्लाइडेन और एक थे आपका थियोडोर स्वान। मैथियस स्लाइडेन जो थे आपका सन 1938 में आए। इन्होंने क्या, ये कहाँ के थे, तो जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। जो मैथियस स्लाइडेन थे क्या थे आपका, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। और जो थियोडोर स्वान थे वो भी क्या थे आपका, जर्मनी के ही प्राणी शास्त्र से थे। ये क्या थे आपका, प्राणी शास्त्र से संबंधित थे। इन दोनों ने, जो आपका मैथियस लाइडेन और स्वान, थियोडोर स्वान ने मिलकर क्या किया आपका, कोशिकावाद दिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये देखते हैं आपका, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। कोशिका सिद्धांत की बातें क्या है, तो कोशिका सिद्धांत को किसने दिया आपका, 1938 में प्रस्तावना रखी, जो आपका स्लाइडेन भाई साहब थे। उन्होंने क्या करा, 1938 में बहुत सारे वनस्पति पौधों को देखा, मतलब वनस्पति जितने भी पेड़ पौधे थे उनके बारे में लगभग उन्होंने कुछ बातें देखी। तो उन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत का प्रस्तावना रखा। जो कोशिकावाद है वो मुख्य रूप से तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है, समझिए। जैसे कि आपका थियोडोर स्लाइडेन था। स्लाइडेन ने क्या किया आपका, वनस्पतियों के अध्ययन से क्या किया, कोशिका सिद्धांत की प्रस्तावना रखी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया, तो वनस्पतियों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है। वनस्पतियों का शरीर किससे बना होता है, तो वनस्पतियों का शरीर जो है आपका कोशिकाओं से बना होता है। तो स्लाइडेन ने क्या बताया, स्लाइडेन जो थे वो वनस्पतियों के अध्ययन से कोशिका सिद्धांत का प्रस्तावना रखा। इन्होंने बताया कि वनस्पतियों का शरीर जो है कोशिकाओं से बना होता है। फिर इसके बाद स्वान ने अपनी परिकल्पना दी। उन्होंने क्या बताया, कि इन्होंने भी यही बताया कि जंतुओं का शरीर भी कोशिकाओं से बना है। इन्होंने भी क्या बनाया, कि जंतुओं का शरीर भी किससे बना है आपका, कोशिकाओं से बना है। साथ ही यह भी बताया कि जंतुओं के शरीर में सबसे बाहर की ओर एक पतली परत मिलती है, जिसे आज हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इन्होंने क्या बताया, तो जो स्लाइड मतलब स्वान थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने भी सेम बात बताई जो कि आपका स्लाइडर ने बताया था, कि जीवों का शरीर जो है आपका कोशिकाओं से बना होता है, तथा मतलब जंतु कोशिका के बाएं पर एक पतली झिल्ली मिलती है, जिसे आज हम जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि पादप में कोशिका भित्ति भी मिलती है। ये किसने बताया, आपका स्वान ने बताया था। तो स्वान ने जो परिकल्पना दोनों का रख कर क्या कहा, कि स्वान ने अपनी परिकल्पना रखी और प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर जो है कोशिकाओं और उनके उत्पाद से बना है, यह बताया। लेकिन अब बात यहाँ आई कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसा हुआ। तो हमारे जो तीसरे वैज्ञानिक थे, इनका नाम क्या था आपका, रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने क्या कहा, स्लाइडर और स्वान ने यह नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ है, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ। तब जो रुडोल्फ विर्चो थे, उन्होंने 1955 में
क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा। ये क्या था आपका, एक लैटिन भाषा था, ठीक, जिसका अर्थ क्या था कि कोशिका जो है विभाजन, मतलब इनका अर्थ था कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुआ है। मतलब उन्होंने बताने का अर्थ क्या था, तो बताया कि कोशिका जो है विभाजन करती है, अतः विभाजन करती है, अतः नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से, पूर्व कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो कोशिका सिद्धांत जो था, ठीक, वो तो आया था आपका 1939 में, लेकिन नई कोशिका सिद्धांत कब आया था आपका, 1955 में आया था। नई जो कोशिका सिद्धांत था कब आया था, 1955 में आया। तो एक चीज़ देखते हैं कि जो कोशिकावाद है, जो स्लाइडन और स्वान ने दिया था, वो कब था, 1939 में आया। लेकिन जो नव कोशिकावाद था, जिनमें क्या हुआ था आपका, स्लाइडेन, स्वान और विर्चो। देखिए कोशिकावाद को किसने बनाया, तो दो वैज्ञानिक थे, इनमें आपका एक है स्लाइडेन और स्वान। लेकिन जो नव कोशिकावाद है, उनमें आपको तीन वैज्ञानिकों का नाम याद रखना पड़ेगा, स्लाइडेन, स्वान और विर्चो। इनका मतलब क्या था, तो सभी जीव जो है कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। जो सभी कोशिकाएं होती है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही क्या होती है, निर्मित होती है। अब बात करते हैं कि कोशिका मतलब कोशिका क्या क्या है। कोशिका जो होते हैं आपका, एक कोशिकीय जीव होते हैं और एक होते हैं आपका बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वाले में क्या होगा आपका, जिनका शरीर में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, उनमें सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा होती है, वो क्या कहलाता है आपका, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। वही जो उनमें जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि हो गया आपका मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, उनमें आपकी क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं देखने को मिलेगी। तो ये जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इनमें उदाहरण देखते हैं तो आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम और जीवाणु। इनमें बात करें तो इनमें आपका सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो आपका इनमें जो है श्रम विभाजन देखने को मिलेगा। इनके जो कोशिकाएं हैं उनमें आकार, संरचना और कार्य में विशिष्टता आती है। और इनका जो श्रम विभाजन है, इनमें श्रम विभाजन कैसे देखने को मिलता है, तो पहले तो इनमें सेल बना, सेल के बाद इनमें ऊतक बन गए, ऊतक के बाद ऊतक ही संगठित होकर आपका अंग बना लिए, अंग ही संगठित होकर क्या बना लिए, अंग तंत्र बना लिए, अंग तंत्र के बाद आपका एक संपूर्ण जीव बन जाता है। यही क्या चीज़ है आपका, श्रम विभाजन देखने को मिला। किसमें देखने को मिला, आपका बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीवों में क्या देखने को मिला, तो बहुकोशिकीय जीवों में आपको श्रम विभाजन देखने को मिला। इनका उदाहरण आपका मनुष्य हो गया, पेड़ हो गया, जंतु हो गए। अब आइए देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोट है वो क्या होते हैं, तो इनकी कोशिका में आपको बिना नाभिक की कोशिका होती है। ये कैसे होती है, तो आपका ये कोशिका जो है बिना नाभिक की होती है। लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं उसमें आपको सुस्पष्ट नाभिक उपस्थित रहते हैं। इनमें आपको झिल्लीबद्ध अंग देखने को नहीं मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आपको झिल्लीबद्ध अंग देखने को मिलेगा, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय आदि। इनके उदाहरण है आपका, जो प्रोकैरियोट के उदाहरण है आपका जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, मुनिरा जगत के सभी जीव। इनके बात करें तो यूकैरियोट में क्या होता है, तो प्रोटिस्टा आता है, कवक आता है, पादप, जंतु, ये सभी जगत के जितने भी जंतु हैं वो कैसे होते हैं, आपका यूकैरियोट होते हैं। अब बात करते हैं इनमें जो क्या है, वृत्ताकार डीएनए देखने को मिलेगा। आपका प्रोकैरियोट में क्या होगा, आपका प्रोकैरियोट में आपको वृत्ताकार डीएनए देखने को मिलेगा, जो कि वृत्ताकार होगा एवं नग्न होगा, मतलब कि गोलाकार रहेगा और साथ ही नग्न रहेगा। डीएनए की बात करें तो इनमें क्या होता है यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट का डीएनए जो होता है आपका रेखीय होगा, हिस्टोन प्रोटीन से बना रहेगा। कोशिका का आकार इनमें आपका 1 से 5 म्यू माइक्रोन तक होता है, जबकि इनमें जो आकार है तो आपका 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इनमें जो राइबोसोम होता है 70 प्रकार का रहता है। इनमें जो राइबोसोम होता है आपका 80s प्रकार का रहता है। सरल संरचना होती है इनकी, जो संरचना कैसे होती है, सरल होती है। इनकी जो जटिल होती है। कोशिका विभाजन इनमें आपका द्विखंडन द्वारा होता है। इनमें मियोसिस और माइटोसिस देखने को मिलेगा। इनमें आपको माइटोसिस और मियोसिस दोनों देखने को मिलेगा। इनमें आपका मीजोसोम उपस्थित रहते हैं और इनमें जो होते हैं आपका अनुपस्थित रहते हैं। तो आप ये अंतर भी देख लीजिएगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। ये क्या है, इनका अंतर है। अंतर में क्या क्या देखें तो इनमें आपका एक देख लेते हैं, प्रोकैरियोट में आपको बिना नाभिक के होती है, इनमें आपको सुस्पष्ट नाभिक देखने को नहीं मिलता है। यूकैरियोट में आपको सुस्पष्ट नाभिक देखने को मिलेगा। इनमें आपको झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं देखने को मिलेगा, इनमें जबकि देखने को मिलेगा। इनमें उदाहरण आपका जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, मोनिरा जगत के। इनमें प्रोटिस्टा, कवक, पादप जंतु ये सभी आते हैं। इनमें आपको वृत्ताकार डीएनए देखने को मिलेगा, जो नग्न होगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। वहीं पर डीएनए इनमें जो होता है डीएनए रेखीय होता है और हिस्टोन प्रोटीन युक्त रहता है। इनमें जो राइबोसोम होता है आपका 70s प्रकार का रहता है। इनमें राइबोसोम आपका 80s प्रकार का रहता है। इनकी संरचना जो होती है जटिल होती है, इनकी संरचना जो सरल होती है, इनकी जो संरचना जटिल होती है। इनमें जो कोशिका विभाजन है वो कहा होता है आपका द्विखंडन द्वारा होता है। इनमें आपको माइटोसिस और मियोसिस देखने को मिलेगा। इनमें आपको मियोसोम उपस्थित रहते हैं, इसमें आपका मियोसोम उपस्थित नहीं रहते हैं। इस पेज में एक और बात करते हैं आपका जीएन रामाचंद्रन के बारे में। तो इनका जन्म जो है आपका 8 अक्टूबर 1922 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो इनका दक्षिण भारत मतलब कि चेन्नई तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो आपका कोचीन के निकटतम गाँव एनारकुलम जो कि कहाँ पर स्थित है, आपका केरल में स्थित है। जो जीएन रामाचंद्रन जी है उनका जन्म कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1922 को हुआ था। दक्षिण भारत कौन से क्षेत्र में आता है आपका, जो चेन्नई तमिलनाडु का क्षेत्र है वो क्या आपका दक्षिण भारत का है। कहाँ पर हुआ था, तो कोचीन के निकट एक गांव था जिसका नाम था एर्नाकुलम, केरल में हुआ था। इन्होंने क्या बताया था, तो इन्होंने बताया था कि कोलेजन की तिहरी कुंडलन नमूना दिया था। इन्होंने क्या दिया था, तो कोलेजन की तिहरी कुंडलिन का नमूना दिया था। साथ ही इन्होंने आपका रामाचंद्रन प्लॉट दिया था। क्या करता था, तो ये आपका प्रोटीन के बहुलक का विश्लेषण करता था। जो रामाचंद्रन प्लॉट था क्या करता था, तो प्रोटीन के
प्रोटीन के बहुलक का विश्लेषण करता था। क्या करता था आपका? प्रोटीन का बहुलक का विश्लेषण करता था। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक जीव जो है कैसे दिखते हैं। तो आपको देख सकते हैं आपका ये है आपका प्रोकैरियोटिक जीव। तो प्रोकैरियोटिक जीव में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो उसकी बात करते हैं। तो पहला चीज़ क्या है आपका प्रोकैरियोटिक जीव में आपको एक तो पूर्ण केंद्रक देखने को नहीं मिलता है। इनमें आपको नहीं पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं देखने को मिलेगा, ना ही इनमें आपको झिल्लीबद्ध कोशिकांग देखने को मिलेगा। यहीं पर बात कर लेते हैं आपका जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें आपको स्पष्ट केंद्रक भी देखने को मिलेगा और इनमें आपको झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए कुछ बातें जो प्रोकैरियोटिक के बारे में पहले जान लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक बारे में अब हम देखें तो क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहला चीज़ इसमें देखते हैं आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? आपका अतिरिक्त डीएनए होता है। क्या होता है आपका? प्लाज्मिड होता है आपका अतिरिक्त डीएनए होता है। ये प्लाज्मिड जो है किसके माध्यम से एक दूसरे में ट्रांसफर होता है? तो जो पिलाई होता है इनमें क्या देखने को मिलेगा आपका? पिलाई देखने को मिलेगा। पिलाई क्या काम करता है? तो संयुग्मन का करता है। संयुग्मन क्या है आपका? जब जो प्रोकैरियोटिक जीव आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? आपका संयुग्मन कहलाता है। संयुग्मन में क्या होता है? आपका प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है। यही जो प्लाज्मिड उसका ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? आपका पिलाई के द्वारा होगा। इस क्रिया को क्या कहेंगे? आपका संयुग्मन कहलाता है। वही क्रिया क्या करते हैं? आपका संयुग्मन कहलाता है। तो प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड आपका एक अतिरिक्त डीएनए है। प्लाज्मिड क्या है? आपका अतिरिक्त डीएनए है। दूसरा चीज़ है आपका मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है? तो मीजोसोम केवल आपको प्रोकैरियोट में देखने को मिलेगा। मीजोसोम में आपको 3 क्रियाएं देखने को मिलेगा। पहला है आपका श्वसन, दूसरा है आपका डीएनए प्रतिकृति और कोशिका विभाजन में मदद होती है। मीजोसोम क्या करता है? तो मीजोसोम में आपको 3 क्रियाएं देखने को मिलेगा। पहला है आपका श्वसन का होगा, दूसरा है आपका डीएनए प्रतिकृति बनेगा और कोशिका विभाजन में मदद करेगा। कैप्सूल की बात करते हैं तो कैप्सूल जो होती है आपका ये आपका विशेष संरचना होती है। कैप्सूल क्या होती है? आपका विशेष संरचना होती है। कोशिका भित्ति के बाहर वाला जो भाग रहता है, ठीक चित्र में आप देख सकते हो कि ये जो अंदर का भाग है, ये जो सबसे बाहर का भाग क्या कहलाता है? आपका कैप्सूल कहलाता है। कैप्सूल जो है आपका कोशिका भित्ति के बाहर का एक और लेयर होता है। कैप्सूल जो होती है आपका 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो कैप्सूल होता है मोटी होती है, जिन्हें हम स्पष्ट कैप्सूल कहते हैं या कैप्सूल के नाम से ही जाना जाता है। ये कैसे होती है? आपका मोटी होगी, स्पष्ट और सुव्यवस्थित रहती है, वो क्या होता है? कैप्सूल होता है। स्लाइम लेयर में क्या होगा? आपका पतली और अनियमित होती है। जो स्लाइम लेयर होती है कैसे होती है? आपका पतली एवं अनियमित रहता है। स्लाइम लेयर में कैसा होता है? तो यह होगी आपकी पतली होगी और अनियमित होगी। इन दोनों का कंपैरिजन जो इन दोनों के मिलाव को क्या कहा जाता है? आपका ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। इन दोनों मतलब कि कैप्सूल प्लस आपका स्लाइम लेयर के मिलाव को क्या कहा जाता है? आपका ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स इनका कार्य क्या होता है? कैप्सूल का मुख्य कार्य होता है आपका सुरक्षा और रोगजनकता बढ़ाती है। इनमें क्या बनाती है? आपका रोगजनकता को बढ़ाती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो कोशिका झिल्ली इनमें जो होती है आपका अर्धपारगम्य होती है, मतलब सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को आदान प्रदान करने में सहायक होती है। साथ ही इनमें जो आपका मुड़ाव होता है, ठीक, मुड़ाव से क्या बनता है? आपका क्रोमेटोफोर बनता है। क्रोमेटोफोर क्या चीज़ होता है? तो क्रोमेटोफोर जो होती है आपका प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में पाया जाता है। जो क्रोमेटोफोर होता है कहाँ पर देखने को मिलेगा? यही जो है क्रोमेटोफोर ही क्या है? आपका कोशिका झिल्ली का ही मुड़ाव से बनता है। ठीक, यही क्या बनता है? आपका ये जो है आपका कोशिका झिल्ली के अंदर से मुड़ा होता है। जिनमें क्या होती है? आपका इनमें आपको प्रकाश संश्लेषी भाग देखने को मिलेगा। इनमें आपको रंजक युक्त झिल्ली तंत्र बोल सकते हो। इन्हें आप क्या बोल सकते हो? आप इन्हें आप रंजक युक्त झिल्ली बोल सकते हो। ये जो होते हैं मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषित जीवाणु, जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया होगा, उनमें देखने को मिलेगा। ये किस काम आता है? तो आपका मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो अर्धपारगम्य होती है, यानी कि चयनात्मक पारगम्य होती है, जो श्वसन और ऊर्जा निर्माण में सहायक होती है। जो क्या होती है? आपका श्वसन और ऊर्जा निर्माण में सहायक होती है। कोशिका भित्ति इनमें कैसी होती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है आपका पेप्टिडोग्लाइकेन का बना रहता है। इनमें कोशिका भित्ति कैसा होगा? तो इनमें जो कोशिका भित्ति है पेप्टिडोग्लाइकेन से बना रहता है। प्लाज्मिड क्या होता है? तो प्लाज्मिड जो होता है आपका एंटीबायोटिक प्रतिरोध एवं विशेष गुण प्रदान करता है। जैव प्रतियोगिता में अत्यंत उपयोगी होते हैं। ये क्या होती है? आपका जैव प्रतियोगिता में अत्यंत उपयोगी होता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम। देख लीजिए क्या क्या इनमें देखने को मिलेगा। इनमें आपको पिलाई देखने को मिलेगा। पिलाई 2 काम आता है, एक आता है सतह में चिपकने में और संयुग्मन में। संयुग्मन में क्या होगा? आपका प्लाज्मिड का रूपांतर, मतलब प्लाज्मिड का स्थानांतरण होगा। कसाभिका देखने को मिलेगा। ये जो लंबी सी संरचना दिखेगा आपकी कसाभिका, जो कि गमनांग में मदद करता है। क्या करता है? गमनांग में मदद करता है। इन्हें आप गतिशीलता प्रदान करता है। कसाभिका क्या करता है? प्रोकैरियोटिक जीव को गतिशील प्रदान करता है। ये 3 भाग होते हैं इनमें, आपका फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। इनमें आपको 3 भाग देखने को मिलेगा कसाभिका में। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में आपका डीएनए, वृत्ताकार डीएनए देखने को मिलेगा। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित रहता है। साइटोप्लाज्म जो कि जैव रासायनिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है, ये जो भाग है, ठीक, ये सभी भाग क्या है? आपका साइटोप्लाज्म है। ये सभी क्या है? आपका साइटोप्लाज्म भाग है। ये तो दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म भाग है। ये प्लाज्मिड है आपका। मीजोसोम में क्या आपका झिल्ली का रूपांतरण होता है। तो ये देख लीजिए। अब बात करते हैं आपका जो यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा? आपको सुस्पष्ट नाभिक देखने को मिलेगा और साथ ही आपको आपको क्या देखने को मिलेगा? इनमें आपको सुस्पष्ट नाभिक देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इनमें और क्या होता है? कोशिकाबद्ध या कोशिका झिल्लीबद्ध क्या देखने को मिलेगा? कोशिकांग देखने को मिलेगा। इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग देखने को मिलेगा। इनमें क्या देखने को मिलेगा? आपका झिल्लीबद्ध कोशिकांग देखने को मिलेगा और पूर्ण केंद्रक स्पष्ट नाभिक देखने को मिलेगा। पूर्ण स्पष्ट नाभिक देखने को मिलेगा। इनमें क्या क्या देखने को मिलेगा? एक हरित लवक जो कि केवल पादपों में ही देखने को मिलेगा। ये क्या आपका एटीपी निर्माण में सहायक होते हैं। दोहरी झिल्ली वाला होता है। एक ऐसा केंद्रक होता है जो आपका हरित लवक होता है, वो एटीपी निर्माण करेगा, दोहरी झिल्ली वाला होगा और ओनली पादप में देखने को मिलेगा। रिक्तिका इनमें क्या होती है? तो पादप में आपको बड़ी रिक्तिका देखने को मिलेगी इस टाइप का। इनमें क्या होगा? आपका बड़ी रिक्तिका होगी।
ये देख लीजिए मैं ये ये क्या है आपका एक प्लांट सेल है। इनमें आपको जो रिक्तिका है, ये जो रिक्तिका दिख रही है ना, ये आपको बड़ी देखने को मिलेगा और वहीं पर इनमें आपको छोटी रिक्तिका देखने को मिलेगी। जो जंतु कोशिका, इनमें क्या देखने को मिलेगा आपका छोटी रिक्तिका देखने को मिलेगा। उसी को देखते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जीव में क्या होगा आपका रिक्तिका जो होती है छोट बड़ी देखने को मिलेगी। पादा मतलब कि आपका जो पौधे होगा उनमें आपको बड़ी रिक्तिका देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जिन्हें हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो है आपका एटीपी निर्माण में मदद करता है। जो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, तो ये क्या करता है आपका एटीपी निर्माण करता है। कोशिका झिल्ली जो होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी दोहरी झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति भी जो है आपका ओनली पादप में देखने को मिलेगा। सेलुलोज का बना हुआ तो है। कोशिका भित्ति क्या होती है आपका सेलुलोज का बना हुआ देखने को मिलेगा। जंतु कोशिका में आपको कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलता। कोशिका झिल्ली जो होगी आपको फॉस्फोलिपिड द्वारा द्विपर्ती होगी। राइबोसोम इसमें आपको 80S और 70S दोनों प्रकार का देखने को मिलेगा। प्रोटीन और संश्लेषण में मदद करता है। अंतःप्रदंत जालिका की बात करें ईआर, जिनमें दो टाइप्स के होते हैं। एक है आपका स्मूथ ईआर, जो कि क्या होता है सतह पर आपको राइबोसोम अनुपस्थित देखने को मिले, जो कि मुख्य रूप से लिपिड और स्टेरॉइड संश्लेषण में मदद करता है। जो लिपिड और स्टेरॉइड संश्लेषण में मदद करता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है आपको इनके सतह पर आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा, जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। जो क्या करता है आपका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। जो SER होता है, मतलब कि जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्या होता है आपका विसरण करता है, यानी कि टॉक्सिक कण को क्या होता है हरता है। इनमें जो कोशिका केंद्रक होता है, ठीक, इनका केंद्रक जो होता है सुस्पष्ट केंद्रक होता है, जो 3 भाग होता है। इनमें आपको कोशिका झिल्ली, केंद्रक छिद्र और DNA देखने को मिलेगा। इनका कार्य क्या होगा आपका अनुवांशिक पदार्थ भरा रहता है, जो कि अनुवांशिक सूचना का नियंत्रण करता है। RNA संश्लेषण करेगा और कोशिका विभाजन का नियमन करेगा। कुछ इस टाइप का दिखता है आपका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। इनमें आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, गल्जिकाई बॉडी देखने को मिलेगी, जो प्रोटीन संश्लेषण और उनके पैकेजिंग में मदद करता है और कुछ स्राव भी कंडक्ट कराता है। तो यह था आपका 2 टाइप्स के कोशिका, एक था आपका यूकैरियोटिक और एक था आपका प्रोकैरियोटिक। दोनों चीज़ देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं आपका कुछ कोशिका का समग्र अवलोकन की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो है आपका माइकोप्लाज्मा है, जिनकी लंबाई क्या होती है। तो सबसे छोटी कोशिका क्या है आपका माइकोप्लाज्मा है, जिनकी लंबाई जो होती है 0.3 माइक्रोमीटर तक होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी आपका शतुरमुर्ग कंडा है। सबसे लंबी है आपका तंत्रिका। और जीवाणु का आकार कितना होता था, जीवाणु का आकार जो है 3 से 5 माइक्रोन तक होता है। मानव के RBC की बात करें तो इनमें आपको 7 माइक्रोमीटर तक क्या है आपका डायमीटर है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका है आपका एग, यानी कि अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो ओनली मेल में बात करें तो आपका शुक्राणु होती है, और दोनों में बात करें तो आपका जो RBC होता है वो सबसे छोटी होता है। छोटे से बड़ी कोशिका को वितरण देखें तो जो विषाणु होते हैं वो अजीवित होते हैं। कब तक अजीवित रहते हैं, जब तक उन्हें कोई होस्ट ना मिल जाए। इनका आकार जो होता है 0.02 माइक्रोन मीटर से आपका 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। पीपीओल की बात करें तो पीपीओल जो इन्हें हम प्लूरोफ्लोरोनिमोनिया, जिन्हें क्या बोलते हैं आपका प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गन कहा जाता है। इनका जो आकार होता है वो 0.1 से माइक्रोन तक होता है, जो क्या है आपका माइकोप्लाज्मा का ही क्या है आपका वंश है। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो होती है इनका आकार 0.3 म्यू माइक्रोमीटर तक होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे जीवित कोशिका, सबसे जीवित छोटी कोशिका है, जो कि मुनरा जगत के अंतर्गत आता है। प्रारूपिक जीवाणु की बात करें तो जिनका आकार आपका 1 से 2 म्यू माइक्रोमीटर तक होता है। वहीं पर आपका जो जीवाणु होता है उनका आकार होता है 3 से 5 म्यू माइक्रोमीटर तक होता है। RBC में 7 और आपका जो प्रारूपिक है उनमें आपको 10 से 20 माइक्रोन तक होता है। कोशिकाओं के विभिन्न आकार की बात करें तो इनमें जो अलग अलग शेप देखने को मिलेगा वो देख लेते हैं। तो पहला है आपका RBC, जिनका आकार जो कि गोल और उभयाकार होता है, जिनका आकार जो होता है गोल और उभयाकार होता है। और WBC की बात करें तो अमीबीय अनियमित होगी। स्तंभाकार उपकला की बात करें तो लंबी दीर्घीकृत होगी। और है आपका पर्णयोतक गोल होगी। ट्रैकिड वाहिनी जो होती है आपका दीर्घीकृत होती है। तंत्रिका की बात करें तो लंबी और शाखित होती है। कोशिका से जुड़ी शब्दावली की बात करें तो इनमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो कोशिका से जुड़ी शब्दावली में क्या है आपका कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म, जो कि क्या है आपका कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक के बाहर पाए जाने वाले सभी पदार्थों का क्या कहलाता है आपका कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य क्या होते हैं तो कोशिका झिल्ली के अंदर लेकिन केंद्रक के बाहर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को कहेंगे। प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है लिपिड से बनी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। लिपिड से बनी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति जो कि अजीवित आवरण है, जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटोप्लाज्मा, यानी कि जिन्हें हम जीव द्रव्य कहते हैं, वो क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या है तो आपका जो केंद्रक के अंदर का द्रव होता है, जिनमें आपको क्रोमेटिन देखने को मिलेगा और न्यूक्लियोलस देखने को, वो क्या है आपका न्यूक्लियोप्लाज्मा कहलाता है। वही चीज़ क्या है आपका न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लास्ट को ही क्या कहा जाता है आपका प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। जो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लास्ट को क्या कहा जाता है आपका प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक। और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है तो प्रोटोप्लास्ट जब किसी भी कोशिका में से कोशिका भित्ति को पूरा हटा दें तो क्या बन जाता है आपका प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। कोशिका से कोशिका भित्ति को हटाना क्या कहलाता है आपका प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। प्रोटोप्लास्ट कब बनता है तो किसी भी कोशिका से हम अगर कोशिका भित्ति को पूरा हटा दें तो क्या बन जाता है आपका प्रोटोप्लास्ट। उदाहरण के लिए अगर हम पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति को माइनस कर दें तो क्या बनना जाएगा वो प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा।
जो कोशिका द्रव्य होता है वो क्या चीज़ होता है, तो वो अर्ध तरल अपव्यूहन होता है, जो कि कोशिकीय क्रियाओं को स्थान होता है। जो सभी कोशिकीय क्रियाएँ जिनमें विभाजन हो गया, ये सभी कहाँ पे होती है, तो आपका वो सभी आपका यही कोशिका द्रव्य में होता है। ये देख लो, वो आप इनका चित्र है। ये उनका चित्र हो गया। इनमें आपको ये निक्लोप्लाज्म, जो कि केंद्रक के अंदर का जो प्लाज्मा या जो द्रव पदार्थ होता है, क्या आपका निक्लोप्लाज्मा कहलाता है। ये जो झिल्ली देख रहे हो आप, ये झिल्ली है, जो कि क्या होता है आपका, ये जो झिल्ली होती है वो क्या होती है आपका अर्धपारगम्य होती है। जो झिल्ली देख रहे हो क्या होती है आपका अर्धपारगम्य रहता है। और इनमें आपको कोशिका भित्ति देखने को मिलेगा। पादप कोशिका में एक विशेष संरचना क्या है आपका कोशिका भित्ति का होना, जो कि सुरक्षा को प्रदान करता है। तो ये था, ये सब देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये उनका डायग्राम हो गया, पादप कोशिका और अंतर कोशिका। तो इनमें जो पादप कोशिका होती है उनमें आपको सबसे विशेष संरचना क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट हो गया और कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलता है। क्या क्या है, तो आपका क्लोरोप्लास्ट है और एक आपका कोशिका भित्ति। इनमें आपका एक तो सूक्ष्मांकुर हो गया, जो कि सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है, जो कि मुख्य रूप से पेट की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें देखने को मिलेगा। और इनमें आपको एक सबसे विशेष संरचना क्या है आपका तारक का है। तो यह था आज की वीडियो में, इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम और बात करेंगे इसी के चैप्टर से रिलेटेड। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।